Good evening to all. I think I'm audible properly and the content I'm showing is visible to all clearly. आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर्स 5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, अनुशासन और विषयों की समझ, इसका यूनिट 2 आज हम लोग कवर करने वाले। मैं यहाँ पे मेंशन करने भूल गई कि कौन सा यूनिट आज डिस्कशन होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। राइट, तो यूनिट 2 में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, या फिर डिसिप्लिन के रूप में क्या है, इसका नेचर क्या है, ये हमारा जो डेली लाइफ है इसमें इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में और इस क्लास में कवर करेंगे और फिर PYQ भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस एज ए सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान एक विषय के रूप में हम लोग देखे हैं कि सब्जेक्ट जो है डिसिप्लिन के अंदर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर नॉलेज एरिया को फोकस करता है। इसी प्रकार साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का जो प्राकृतिक है उसका रीज़न क्या है, क्यों वो चीज़ है, हम रीज़न ढूंढते हैं। उसको पहले देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके ऊपर कुछ हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और फिर चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए कुछ वैलिड तर्क हम लगाते हैं, रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हम नेचुरल वर्ल्ड को ऐसे एनालाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, ये सारी चीज़ें साइंस का कंटेंट बन जाता है। एज ए सब्जेक्ट एजुकेशन के अंदर अगर देखा जाए कि हर सब्जेक्ट का वही मतलब रोल क्या रहता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको कैसे डेवलप करे, जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको सॉल्व करने का स्किल्स सिखाया जाता है थ्रू सब्जेक्ट। और जो भी नेचुरल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उसका लॉजिक लगा के वो क्यों एग्जिस्ट करता है उसको समझना चाहते हैं। ये है बेसिकली साइंस सब्जेक्ट का मतलब। अब समझते हैं इसे। देन मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या क्या ब्रांचेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल साइंसेस, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ऐड होता है, जहाँ पे हम मैटर, एनर्जी, फोर्सेस है ना, यानी कि जो द्रव्य, ऊर्जा, बॉल, ये सारी चीज़ें हम, और केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें अध्ययन करते हैं। इसको फिजिकल साइंसेस बोला जाता है। देन लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंस के अंदर हम देखे हैं कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इन डिटेल पढ़ाया जाता है। वो क्या है, वो कैसे है, कितने प्रकार का है, आपस में क्या लिंक है, इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें लाइफ साइंस में पढ़ाया जाता है। देन अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, जहाँ पे हम अर्थ रिलेटेड यानी कि जियोलॉजी, मटेरियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर
ऐड किया जाता है, जहाँ पे मेन आज के डेट पे ट्रेंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें आर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आता है। तो ये है मेन ब्रांचेस साइंस का, एक तो है फिजिकल साइंस, देन लाइफ साइंस, देन आर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस। अब आते हैं साइंस को अगर हम डिसिप्लिन के रूप में देखें तो वो कैसा रहेगा। विज्ञान एक अनुशासन के रूप में, अनुशासन के रूप में अगर विज्ञान को हम देखेंगे तो इसके अंदर हमको एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि साइंस को पढ़ते टाइम, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब साइंस सब्जेक्ट को आप पढ़ते थे, तब आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ आपका मन मर्जी कुछ नहीं लिख सकते। आपके मन में क्या चल रहा है, एक कंटेंट को लेके, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को लेके आप क्या सोच रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। पर आपको एक सिस्टमेटिक वे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर उससे आपको कंक्लूजन निकालना है। यानी कि क्रिटिकली सोचना है और प्रॉब्लम अराइज होते ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का एक फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा। इसी को स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी बोला जाता है कि नॉलेज को गेन करने के लिए या फिर एक फैक्ट को जांच करने के लिए आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करना पड़ेगा। इसी चीज़ को अब बोल सकते हैं कि साइंस एज ए डिसिप्लिन, यानी कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो नहीं, कंटेंट को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक ढांचा आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको साइंस एज ए डिसिप्लिन बोला जाता है। अब आते हैं कि इसका मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंस का एज ए डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ एम्पेरिकल इन नेचर। एम्पेरिकल का मतलब ही होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद उससे बहुत दिनों का डेटा लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको बहुत दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। जब डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं तब उसको एम्पेरिकल बोला जाता है। तो साइंस बेसिकली ऐसा ही होता है। साइंस में ऑब्जर्वेशन रहता है, एक्सपेरिमेंटेशन रहता है। आप यहाँ पे कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप देख रहे हैं बस वही है साइंस। आपके देखने के बियॉन्ड जो भी हो रहा है उसका जवाब साइंस नहीं दे सकते, उसके लिए अलग सब्जेक्ट है। पर जो हो रहा है एज इट इज़ वो होता है एम्पेरिकल नेचर। उसको आप ऑब्जर्व जब करते हैं उसको एम्पेरिकल नेचर बोला जाता है। देन सिस्टमेटिक अप्रोच, ये क्या है, सिस्टमेटिकली चीज़ों को देखते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर कंक्लूजन में आता है। मतलब एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक अप्रोच बोला जाता है। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। यहाँ पे क्या होता है,
साइंटिफिक नॉलेज जो भी है ये एविडेंस के बेसिस पे हम गेन कर पाते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ को प्रत्यक्ष कर रहे हैं बस उसी को आप मतलब वही चीज़ ट्रस्ट होती है। अदरवाइज़ आप क्या सोच रहे हैं, आपका पर्सनल बायसनेस इसके अंदर नहीं रहता है, इसीलिए इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देन वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेरीफिएबिलिटी यानी कि साइंटिफिक थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स कैन बी टेस्टेड एंड रिप्रोड्यूस बाय अदर। आप एक पर्टिकुलर थ्योरी को एक बार ऑब्जर्व किए हैं, एक बार उसको अच्छे से टेस्ट किए हैं, आपका जो रिज़ल्ट आएगा किसी दूसरों ने उसको अगर टेस्ट करना चाहेंगे, जांच करना चाहेंगे, तो उनका भी सेम ही आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को वेरीफिएबिलिटी बोला जाता है कि अगर दूसरों ने अगर सेम टेस्ट करते हैं और रिज़ल्ट अलग आता है, तब मतलब वो जिस चीज़ के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है वो टेस्टेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाई करने के लिए आपको रिपीटेडली सेम आंसर किसी भी आप तरीका अपनाएं, आपका कंक्लूशन सेम आना ज़रूरी है। देन यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है उसको आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कल्चरल, लोकेशनल, ज्योग्राफिकल, रीजियनल, रिलीजियस कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए साइंस का जो रूल्स है, लॉज है, फॉर्मूलाज है, वो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली वो अप्लाइड है, राइट। तो साइंस का ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए डिसिप्लिन। देन आते हैं नेचर ऑफ साइंस। साइंस का नेचर क्या है? विज्ञान की प्रकृति अगर देखा जाए सॉरी, ये एक सिस्टमेटिक है, लॉजिकल अप्रोच है। ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि पूरे नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जिस नॉलेज को हम इम्प्लाई करते हैं, डेटा को हम एनालाइज करते हैं, वो सिस्टमेटिकली होते हैं और उससे कंक्लूशन हम लॉजिकली निकालते हैं। और ये पूरे चीज़ पूरे यूनिवर्स में काम करता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग के ऊपर बेस करके बनता है। तो इसका नेचर अगर देखा जाए, ये एम्पिरिकल होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि डेटा बेस्ड होता है, यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन काम नहीं करता है। देन सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होता है। देन ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे कुछ पर्सनल बायसनेस नहीं आता है, जो दिखता है वही सच है, इस टाइप का है। देन टेंटेटिव एंड इवॉल्विंग है, यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसमें न्यू डिस्कवरीज के थ्रू आप चेंजेस ला सकते हैं। देन वेरीफिएबल, आप जितने प्रकार से टेस्ट करिए एक पर्टिकुलर कंटेंट को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, सबका रिजल्ट सेम आता है। देन प्रेडिक्टिव साइंस फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है पर खुद नहीं करता है, ठीक है। बेस्ड अपॉन सम प्रिंसिपल, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, आप प्रेडिक्ट ऐसे कर सकते हैं, पर विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साइंस में क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट साइंस, प्राचीन विज्ञान। इस टाइम पे क्या हुआ था? अर्ली ह्यूमंस टोटली ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि नेचर का क्या कंडीशन, किस टाइम पे क्या रहता है। जैसे कि स्टार को बहुत अच्छे से इन लोग देखते थे, स्काईज के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उस टाइम पे था, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ में हम लोगों का हमेशा एक इंटरेस्ट रहता ही है। तो इसीलिए इस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी, फिर मेडिसिन, फिर आगे जाके एग्रीकल्चर पे काम स्टार्ट हुआ। और एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, ऐसे एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस थे उस टाइम पे,
स्टार के ऊपर पढ़ाई किया जाता था, मेडिकल ट्रीटमेंट और मैथमेटिकल प्रिंसिपल को यूज़ करके बहुत सारे थ्योरीज बनाया जाता था एंशिएंट साइंस में। देन आता है क्लासिकल साइंस। इस टाइम पे 600 BCE टू 500 CE, मतलब बिफोर क्राइस्ट टू कॉमन एरा, मतलब 600 BCE टू 500 CE तक क्लासिकल साइंस का टाइम माना जाता है। ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक पिथागोरस, थेल्स, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज जैसे मतलब ग्रेट फिलोसोफर्स, इन लोग साइंटिफिक अपना अपना थॉट इस टाइम दिए थे। इंडियन स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्ट, चरक, इन लोग भी मैथमेटिक्स और मेडिसिन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए थे। देन रोमन सिविलाइजेशन भी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इस समय में ही अपना प्रोग्रेस किए। देन मिडाइवल साइंस 500 CE टू 1500 CE, मध्यकालीन विज्ञान। इस टाइम पे इस्लामिक स्कॉलर्स लाइक अलहेजन, अविचना, इन लोग बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस किए थे और ग्रीक और इंडियन नॉलेज भी एक्सटेंड किए थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स में। और यूरोप में भी मिडाइवल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुआ था कि फिलोसॉफी के बारे में इस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट हुआ। देन रेनेसांस एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1500 CE टू 1700 CE। इस टाइम पे क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, कि साइंटिफिक नॉलेज तो इवॉल्व हो रहा है पर वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस का इवोल्यूशन हुआ इस टाइम पे। साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन अपना रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज किए ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। देन साइंटिफिक मेथड वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एम्फसाइज्ड, वही मतलब एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग को और आगे ले जाने का काम इस टाइम पे चला। देन मॉडर्न साइंस इन 17 CE टू प्रेजेंट टाइम, आधुनिक विज्ञान जिसको बोलते हैं। इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इस चलते केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देन चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन थ्योरी है, देन आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को एक नया रूप दिया। देन 20th to 21st सेंचुरीज के टाइम पे जेनेटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर होने लगा। तो ये गया हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब आते हैं प्लेस ऑफ साइंस इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में साइंस का क्या रोल है? स्कूल करिकुलम में साइंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, साइंटिफिक आउटलुक डेवलपमेंट में साइंस हेल्प करता है। ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रोत्साहित करता है और वेरियस जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करने में इंटरेस्ट ग्रो करना और उससे सोसाइटी को आगे ले जाने का काम करता है। तो इसीलिए स्कूल करिकुलम में साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल रहता है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर बच्चों के अंदर ग्रो करने के लिए साइंस सब्जेक्ट का तो रोल है ही, जैसे ऑब्जर्व करना, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, प्रॉपर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी इन्हांस करना, एनालिटिकली उसको सोचना, इनकरेज करना बच्चों को क्वेश्चन पूछने में, ये सारी चीज़ें साइंस के थ्रू ही पॉसिबल है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना को अच्छे तरीके से समझना, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट्स रहता है, जहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड, उसमें क्या मतलब केमिकल क्या रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, और उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी चर्चा होता है। देन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन साइंस का क्या क्या हो सकता है कि बहुत सारे एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में साइंस का रोल हमको देखने को मिलता है। देन प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। साइंस सब्जेक्ट ऐसा ही है, वो हमेशा
बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव माइंड है उसको और पॉलिश्ड करने में हेल्प करता है। जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ है, मेडिकल एडवांसमेंट है, उसको भी आगे ले जाने का काम, उसको और क्या इम्प्रूव, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को भी प्रमोट करता है। देन करियर अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर आप साइंस रिलेटेड पढ़ाई हायर स्टडीज़ में करेंगे तो, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो आप साइंस को अगर बेस करके पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ हो रहा है, कैसे आप चीज़ों को कंजर्व करेंगे, सस्टेन करके यूज़ करेंगे, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगा साइंस सब्जेक्ट। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट आते हैं साइंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में साइंस को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लेवल ग्रेड 1 to 5 है ना। ग्रेड 1 to 5 में कैसे क्या क्या रहता है कि साइंटिफिक कंसेप्ट को, बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट को आप स्टोरी टेलिंग, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। फोकस रहता है नेचर, एनिमल, प्लांट, वाटर, एयर, बेसिक जो हेल्थ एजुकेशन है उस पर। देन सेकेंडरी लेवल यानी कि ग्रेड 6 to 10, इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा हायर लेवल पे यानी कि एक स्ट्रक्चर मिल जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट का, और बच्चों को पता रहता है कि साइंस में आगे जाके इतने सारे ब्रांचेस रहता है और उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा रहता है। लेबोरेटरी में जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ थियोरिटिकल लर्निंग भी होता है। देन हायर सेकेंडरी लेवल ग्रेड्स 11-12, इस टाइम पे साइंस इन डेप्थ में पढ़ाई किया जाता है। साइंस में डिवीजन आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट को बांट दिया जाता है। एडवांस कंसेप्ट होता है, यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है और मतलब साइंस रिलेटेड फील्ड में करियर बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये है आपका साइंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन साइंस इन डे टू डे लाइफ एंड साइंस इन एजुकेशन। जैसे डे टू डे लाइफ में साइंस का रोल क्या है एक बार देख लेते हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो पहला आता है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। हम डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको इन्वेंट किया गया है और वो इस तरीके से इतना अच्छे से बनाया गया है कि आप डेली लाइफ पे अगर यूज़ करें तो कोई आपका हानि नहीं हो। देन कुकिंग में तो पूरा प्रोसेस ही कुकिंग का साइंस के थ्रू ही होता है। बॉयल करना, बेक करना, फ्राई करना, ये सारे साइंटिफिक कंसेप्ट जिसको हम डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं, पर जो करते हैं उनको शायद इतना डिटेल में पता नहीं है कि वो साइंस का ही एप्लीकेशन डेली बेसिस पे कर रहा होगा, है ना। देन क्लीनिंग, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो भी साइंस से ही हमको मिलता है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह साइंस के थ्रू ही हमको जानकारी मिलता है। देन साइंस इन हेल्थ एंड मेडिसिन, मेडिकल एडवांसमेंट यानी कि एक्सरे, एमआरआई स्कैन, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स जो हमारे हेल्थ केयर करने में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें साइंस का ही पार्ट, मेडिकल साइंस। देन बैलेंस डाइट यानी कि न्यूट्रिशनल साइंस जो हमको हेल्प करता है, कितना विटामिन हमको चाहिए, कितना प्रोटीन, मिनरल्स हमको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिशनल साइंस से जानकारी मिलता है इन सारी चीज़ों के बारे में। देन एक्सरसाइज एंड फिटनेस, साइंटिफिक प्रिंसिपल हमको प्रॉपर जो हमारा वर्कआउट होना चाहिए, योगा हमको करना चाहिए, बॉडी को प्रॉपरली टेक केयर करने का रूल क्या क्या हो सकता है, मतलब साइंटिफिक वे से आप इन सारी चीज़ों में जान सकते हैं। देन साइंस इन ट्रांसपोर्टेशन
एंड कम्युनिकेशन। व्हीकल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल में क्या है, कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन, रेलवे, ये सारी चीज़ें बेसिक फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के पार्ट है। इसी प्रिंसिपल से ये सारे व्हीकल्स चलता है। देन मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये भी एक साइंस का एक कंसेप्ट है जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है। रेडियो वेव और फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से हमको ये सारे सर्विसेज मिलता है। देन साइंस इन एनवायरनमेंट, वेदर प्रेडिक्शन, वेदर को अब तो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। साइंस में डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। तो मेटीरियोलॉजी का काम ये है कि जो पिछले साल का बहुत मतलब लास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा आपको है उसके बेसिस पे वो आगे सामने क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो वेदर फोरकास्ट हम करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, स्टॉर्म, नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसको हम डेटा के अनुसार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन पॉल्यूशन कंट्रोल, साइंस वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली कैसे किया जाता है उसके लिए वे आउट बताते हैं। रिसाइकलिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ों पे काम करता है और हमको जानकारी देते हैं। तो ये है पूरा आपका यूनिट 2 का कंटेंट कवर होता है। अब आ जाते हैं सीधा PYQs में। ज़्यादा PYQs है नहीं इस यूनिट से, इसीलिए मैं इसी क्लास में इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज सेड दैट साइंस इज सोशल प्रोसेस, ये 2023 में इसको पूछा गया था, ठीक है। साइंस सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर जितने भी नॉलेजेस है उसको अगर आप मतलब जनरेट करने के बाद कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लोगों को शेयर नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो साइंस में इवोल्यूशन होता है, इन्वेंशन होता है, पर उसको शेयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जैसे ही कुछ इन्वेंशन होता है और उसको हम शेयर करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं जितने लोग उसके बीच, तो इसीलिए इसको सोशल प्रोसेस बोला जाता है। डिस्कवरीज आर बिल्ट ऑन प्रीवियस वर्क, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो पहले क्या डिस्कवरीज हुआ है उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप जो भी डिस्कवर करते हैं आपको क्रिटिसाइज करना भी काम रहता है, तब आप एक्यूरेटली आपके गोल तक पहुंच सकते हैं। तो और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी इससे हो जाता है। तो इससे क्या होता है, रिसर्च बहुत हेल्दी रिसर्च हो पाता है। तो इसीलिए साइंटिफिक प्रोग्रेस हमेशा कलेक्टिव एफर्ट और सोसाइटल नीड के अनुसार होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू mention any two important scientific inventions in primitive age. primitive age में क्या दो important scientific invention हुआ था, ये पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए 2021 में। एक तो है व्हील, इस एज में हुआ था व्हील का, और फायर कंट्रोल, आग को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आग पर नियंत्रण। तो ये दोनों इन्वेंशन ऐसे प्रिमिटिव एज में हुआ था, ठीक है। व्हील तो एक रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब इन्वेंशन था जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन को एक बहुत मात्रा में आगे ले गया था और मशीनरीज को भी अपडेटेड बनाने में हेल्प किया। और फायर को कंट्रोल करना इंसान सीखे थे इस टाइम पे। अगर फायर को कंट्रोल कर सकते हैं तो अपना जो फूड है उसको कुक कर सकते हैं। तो फायर को कंट्रोल करना ये भी सीखना पड़ा था और वो हुआ था प्रिमिटिव एज में, ठीक है। तो ह्यूमन प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन में ये दोनों इन्वेंशन एक फाउंडेशन जैसे काम करता है। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली सोशल वैल्यू
कल्चरल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट साइंस। सोशल वैल्यू क्या है और कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट साइंस। 5 मार्क्स के लिए 2021 में पूछा गया। सोशल वैल्यू ऑफ साइंस, सोशल वैल्यू क्या होता है, जब आप रैशनली चीज़ों को सोचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, वही तो है साइंस का सोशल एस्पेक्ट, है ना। आप जब किसी ने कुछ सुपरस्टिशियस कुछ आपको बोलते हैं कि चलो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते हैं, ये आप जो कर रहे हैं आप सही नहीं है, जो भी मिथ चलता है, फॉल्स बिलीव्स, इस पे क्वेश्चन पूछना, उसको प्रोत्साहित करना, ये साइंस का काम है। जो हमारे अंदर जो मतलब सोसाइटी में कुछ कुछ चीज़ें रहता है जो हमको हमको पीछे पुश करता है, पीछे जाने में, पीछे ले जाता है, पीछे की ओर पुल करता है, खींचता है। पर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको सोचने में, उनका सोच को आगे ले जाने में हेल्प करता है। मतलब जो प्रोग्रेस है उसके ओर ले जाने में हेल्प करता है। इक्वालिटी का भावना या फिर नॉलेज, वैल्यू रिलेटेड जो नॉलेज है उसको भी वो और एम्पावर करता है। पब्लिक हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये तो है सोशल वैल्यू ऑफ साइंस। अब क्या है कल्चरल वैल्यू ऑफ साइंस, क्या है मतलब सोसाइटी में जो भी अंडरस्टैंडिंग हम गेन करते हैं उसको नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटर रिलेट करना, सोसाइटल नॉलेज के साथ नेचुरल नॉलेज को इंटरलिंक करना, उसको एक शेप देना, ये और एक एस्पेक्ट है साइंस का, है ना। सोसाइटी में नॉलेज यानी कि सोशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वैल्यू सिस्टम बोल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को नेचुरल वर्ल्ड के साथ जब आप रिलेट कर पाएंगे तब आपका सुपरस्टिशन हट जाएगा, आपका आँख खुल जाएगा और आप सही चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये भी ज़रूरी है। आउटडेटेड प्रैक्टिस जो अभी आज के डेट में और इसका कुछ मायने नहीं है, उसका कुछ रोल नहीं है, उसको हम ट्रेडिशन वाइज फॉलो करते आ रहे हैं, उस चीज़ को रिप्लेस करने में हेल्प करता है साइंस। एग्रीकल्चरल रिचुअल्स, क्या अगर आप प्रिमिटिव वे जैसे एग्रीकल्चर को आज के डेट में यूज़ करेंगे तो क्या वो फ्रूटफुल होगा? नहीं ना। तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। तो ये भी कल्चरल वैल्यू का ही पार्ट है साइंस का, कल्चरल वैल्यू का एस्पेक्ट है साइंस का। देन ब्रिजेस कल्चरल गैप्स बाय ऑफरिंग यूनिवर्सल नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि ये यूनिवर्सल नॉलेज को ऑफर करते हैं जो जियोग्राफिकल बाउंड्री के बियॉन्ड जाके काम करता है। कि जो भी नॉलेज है, जो भी मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर है, आपस में वो इंटरलिंक्ड है। ये जो ज्ञान है इसको वो पूरे वर्ल्ड में जनरेट करने का काम करता है। देन कि हम कैसे चीज़ों को, नेचर को समझेंगे, कैसे ग्लोबली हम कोऑपरेट करेंगे, इन सारी चीज़ों में भी ये इनकरेज करता है इस चीज़ों।
Then the question is state two relationships of science with language. 2 मार्क्स के लिए 2020 में पूछा गया था कि लैंग्वेज के साथ साइंस का क्या संबंध है। साइंस एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज तो एक प्राइमरी मीडियम है जिसके थ्रू आप नॉलेज क्या साइंस में इन्वेंट किए हैं, डिस्कवर किए हैं, उस चीज़ को बाकी लोगों को बता सकते हैं, है ना। तो पहला संबंध ये है कि आप जो भी एक्सप्लोर किए हैं, आपका सोच, आपका आइडियाज़, आपका फाइंडिंग्स, आपका थ्योरीज, उसको बताने के लिए लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ है टर्मिनोलॉजी। हर सब्जेक्ट का अपना अपना टर्मिनोलॉजी होता है, साइंस का भी है, जिसके थ्रू आप प्रॉपरली उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं और आगे जाके इम्प्लाई भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके का रिलेशनशिप आप बता सकते हैं। देन साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। 5 मार्क्स के लिए 2020 में पूछा गया साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से, इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एजम्पशन और बिलीव काम नहीं करता है। जो आप एविडेंस के बेसिस पे आपको मिलता है उसके पीछे लॉजिक लगा के उसको कंक्लूड कर सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज धीरे धीरे बिल्डअप होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन में पहुँचेंगे। ये होता है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक वे ऑफ डिस्कवर। ठीक है, हर डिस्कवर और इन्वेंशन के पीछे कुछ ना कुछ नॉलेज का मतलब डिमांड रहता है कि हमको इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। एक जानने का जो भूख हम बोलते हैं, ये हर टाइम रहता है, तभी आप कुछ इन्वेंट कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे साइंस में बहुत सारे थ्योरीज है, लॉज है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम रिपीटेडली उसको वेरीफाई कर सकते हैं और हर जगह पूरे वर्ल्ड में उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। तो साइंस ऐसा नहीं है कि एक मतलब इन्वेंशन पूरा चलो ख़त्म हो गया है, ये सैचुरेटेड हो गया है, ऐसा नहीं है। ये एक गतिशील सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, डायनामिक है, क्योंकि हमेशा इसमें रिसर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और इसके बेसिस पे हमको बहुत सारे नया नया नॉलेज एडवांस रूप में मिलता है। साइंस सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपना अपना जो भी इन्वेंशन करते हैं उसको शेयर करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे कोऑपरेटिवली काम करके उसको इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, ग्रोथ हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसी तरीके से साइंस मतलब बस डेटा ही कलेक्ट करते हैं, फैक्ट का ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे से डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज करना और उसको फिर लॉजिकली प्रूव करना, ये सारे काम बहुत एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करता है। ठीक है, इसीलिए ये एकदम ऐसा है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एवर एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ रिलायबल नॉलेज। नॉलेज ऐसा नॉलेज है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। इस प्रकार का जो नॉलेज है इसको वो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि और मतलब आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का आंसर। आप 5 मार्क्स के लिए इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 हमारा कोर्स 5 के यूनिट 2 कंटेंट प्लस आपका PYQ भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे
कोशिश करेंगे एक दिन में ऐसे पूरा कंप्लीट कर दे। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।